तो ध्यान देंगे सभी लोग। हम लोग प्रीवियस क्लास में VB.NET में देख रहे थे .NET टर्मिनोलॉजी, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले VB.NET स्टार्ट करने के पहले हम लोग को देखना होगा .NET टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम आपको प्रीवियस क्लास में ही बता चुके थे कि व्हाट इज .NET। आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर पे व्हाट इज .NET। उसके बाद मैंने बताया था एक्सप्लेन द फीचर ऑफ .NET। ठीक है, यानी हम लोग को डेटा टाइप डिस्कस करना था। ये चीज हम लोग को डिस्कस करना है, CTS। ठीक है, ध्यान दो सभी लोग। डेटा टाइप, .NET का डेटा टाइप जो आप यहाँ पर देख रहे हो, C#.NET VB.NET का डेटा टाइप, ठीक है, वो आपका C#.NET में भी यूज होगा, विजुअल C++.NET में यूज होगा। ऐसा नहीं कि केवल हम VB.NET में ये डेटा टाइप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है व्हाट इज कॉमन टाइप सिस्टम, CTS। ठीक है, तो CTS कहने का मतलब यहाँ पर आपका जो भी .NET में डेटा टाइप है उसको हम लोग CTS कहते हैं, कॉमन टाइप सिस्टम। जावा में 8 डेटा टाइप आपने पढ़ा था, 8 फंडामेंटल डेटा टाइप था, और 8 फंडामेंटल डेटा टाइप को आप क्लास के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको जावा में हम लोग रैपर क्लास के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो भी डेटा टाइप्स हैं, सभी डेटा टाइप्स को तुम क्लास में, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप जावा में इंट का इंटीजर होता था, कैर का कैरेक्टर होता था, फ्लोट का फ्लोट होता था, जिसको हम लोग रैपर क्लास के नाम से जानते हैं। आप बता सकते हो रैपर क्लास जावा का किस पैकेज में था? तुम बताओ, जावा में रैपर क्लास जो भी है वो किस पैकेज में है? यूटिल पैकेज। तुम बताओ, यूटिल पैकेज में। यानी हम कह सकते हैं कि जावा में, और कोई बता सकते हैं क्या? वेरी गुड, लैंग्वेज पैकेज में, लैंग पैकेज में। जावा का डिफॉल्ट पैकेज है लैंग पैकेज। जावा का एक ही डिफॉल्ट पैकेज है जिसको कहते हैं लैंग पैकेज। लैंग स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, लैंग स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। जावा का सबसे लार्जेस्ट पैकेज है और वो डिफॉल्ट पैकेज है। उस पैकेज को तुम इंपोर्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। जो 8 रैपर क्लास आप पढ़े हैं, सभी रैपर क्लास java.lang पैकेज में, ठीक है, अवेलेबल है। आप ये कैसे मिस्टेक कर सकते हो कि रैपर क्लास यूटिल पैकेज में है? अगर आप integer.parseInt आप प्रोग्राम में यूज करते हो तब तो यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता। अगर इंटीजर क्लास यूटिल पैकेज में होता तब तो मुझे लिखना पड़ता, इंपोर्ट करना पड़ता, लेकिन ऐसा कहाँ करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑल रैपर क्लास आर अवेलेबल इन java.lang पैकेज। उसी तरह से जितना भी .NET में डेटा टाइप है वो सारा नेम स्पेस, मैंने पहले भी प्रीवियस क्लास में ही मैंने डिस्कस किया था कि जितने भी .NET का लाइब्रेरी है वो नेम स्पेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे जावा में पैकेज के अंदर होता है सारा क्लास, उसी तरह से .NET में नेम स्पेस के अंदर, चाहे वो VB.NET हो, C#.NET हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिस्टम नेम स्पेस का नाम है। जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो एज ए क्लास यूज होता है, और वो सभी डेटा टाइप क्लास आपका सिस्टम नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है। वही चीज लिखा हुआ है, जो पढ़ो, जो मैंने बता दिया। CTS much like Java define every data type as a class। ठीक है, every .NET language must stick to this definition since CTS defines every data type as a class। ठीक है, this means that only object oriented या object based language can achieve .NET। there are the following list of CTS support data type। previous class में भी मैंने बताया था, देखो यहाँ पर system.byte, system is a name space, सिस्टम यहाँ पर नेम स्पेस है, और बाइट हमारा यहाँ पर डेटा टाइप है एज ए क्लास के रूप में।
बाइट का साइज 1 बाइट होता है। याद करो तुम जावा में इंटीजर टाइप के वैल्यू को होल्ड करने के लिए 4 डेटा टाइप होता था। 4 डेटा टाइप होता था। वो था हमारा, एक बाइट होता था, शॉर्ट होता था, इंट होता था, लॉन्ग, राइट। ठीक है, बाइट का साइज 1 बाइट होता था, शॉर्ट का साइज 2 बाइट होता था, इंटीजर का साइज 4 बाइट होता था, और लॉन्ग का साइज आपका 1 बाइट होता था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखो, बाइट है जो 1 बाइट साइज को इंडिकेट करेगा। इंट 16, यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग करके नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट इंट और लॉन्ग का क्लास अलग है। शॉर्ट तुम जानते हो कि शॉर्ट का साइज जावा में 2 बाइट होता था। 2 बाइट कहने का मतलब 16 बिट। तो यहाँ पर क्लास का नाम क्या दे दिया गया है? इंट 16, राइट। इंटीजर का साइज जावा में भी 4 बाइट होता था, यहाँ पर भी 4 बाइट होता है। यहाँ पे नाम क्या दे दिया गया? इंट 32। ठीक है, यानी 32 बिट हो गया। लॉन्ग का साइज 8 बाइट होता था, तो क्या नाम दे दिया गया? 64। अब उसी तरह से तुम्हारा सिंगल और डबल, याद करो जावा में फ्लोट डेटा टाइप होता था, यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप नहीं होता है। फ्लोट को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, वो है हमारा सिंगल डेटा टाइप। यहाँ पे आपको सिंगल डेटा टाइप यूज करना होगा। जैसे फ्लोट यूज करते थे, यहाँ पे सिंगल यूज करना होगा। यहाँ डबल, सिंगल और डबल दोनों रियल टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। और आपको मालूम ही है कि अगर लार्जेस्ट वैल्यू को होल्ड करना है तो तुम डबल यूज करोगे। 8 बाइट को सपोर्ट करता है, सिंगल 4 बाइट को सपोर्ट करता है। और आपको जावा से ही मालूम होगा, सिंगल यानी फ्लोट सिंगल प्रिसीजन को सपोर्ट करता है और एक डबल प्रिसीजन को सपोर्ट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन? कोई भी बताएं। सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? ये आप सी प्रोग्रामिंग से ही देखते आ रहे होंगे। कहा जाता है कि फ्लोट सिंगल प्रिसीजन को सपोर्ट करता है और डबल डबल प्रिसीजन को सपोर्ट करता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सिंगल जो यानी जो फ्लोट डेटा टाइप का अगर बात करते हैं, सिंगल प्रिसीजन कहने का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम 8 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम 8 डिजिट, और डबल में डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम 16 डिजिट तक तुम डेटा को फ्रैक्शनल पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट टाइप के वैल्यू को होल्ड करना है तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर क्लास है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर क्लास है, राइट। कैरेक्टर टाइप का वैल्यू अगर होल्ड करना चाहते हैं तो कैर भी है। तुम जानते हो कि सी एंड सी प्लस प्लस में कैर का साइज 1 बाइट होता है, जावा में कैर का साइज 2 बाइट होता है, यहाँ डॉटनेट में भी कैर का साइज 2 बाइट होता है। क्यों? कोई बता सकते हैं? जावा में कैर का साइज 2 बाइट क्यों होता है, जबकि सी सी प्लस प्लस में कैर का साइज 1 बाइट होता है? क्यों? ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे रहे हो। क्योंकि आप जानते हो कि सी एंड सी प्लस प्लस आस्की कोड पे काम करता है, जावा यूनिक कोड को सपोर्ट करता है। और यूनिक कोड आपका 16 बिट पैटर्न पे काम करता है, 16 2 बाइट पे। यूनिक कोड 2 बाइट पे काम करता है। यूनिक कोड में जितने भी इंटरनेशनल सिंबल्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल सिंबल्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं, सारे स्पेशल कैरेक्टर को यूनिक कोड के थ्रू तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसीलिए कैर का साइज जावा में और डॉटनेट में 2 बाइट होता है, जबकि सी एंड सी प्लस प्लस में 1 बाइट होता है, यानी 8 बिट होता है। यही रीजन है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। नेक्स्ट है तुम्हारा स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग टाइप, ये स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को होल्ड करता है।
वेटिंग मोड में रहो, लैपटॉप हैंग किया है, ध्यान दो। लैपटॉप हाँ ध्यान दो। तो यहाँ पे गैर स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को होल्ड करता है, ठीक है। स्ट्रिंग का कोई साइज डिफाइन नहीं है यहाँ पे। डेसिमल, जो डेसिमल टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है, 28 डिजिट तक मैक्सिमम वैल्यू को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। बुलियन, बुलियन टाइप का वैल्यू को होल्ड करेगा, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जावा में भी आप यूज कर रहे होंगे। कोई बता सकते हैं जावा में बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स होता है कि 1 और 0 होता है? ट्रू और फॉल्स भी होता है और 0 और 1 भी होता है। जेडी के 1.8 के बाद अगर कंपाइलर पे काम करेंगे तो बुलियन वैल्यू आपका रिटर्न करेगा, हमको लगता है आप चेक कीजिएगा, 0 और 1। और 8 तक जो रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है आपका ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में अगर हम लिखते हैं 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर जेडी के 1.8 के आगे कंपाइलर पे 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग में। तो ये था डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग देखो यहाँ पर MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, हाँ ध्यान दो इधर। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज? आप जावा में बाइट कोड जानते हो, जावा में बाइट कोड जानते हैं, उसी तरह से डॉटनेट में MSIL कोड होता है, ठीक है। जब जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो क्लास फाइल क्रिएट होता है, उसी तरह से आप डॉटनेट के प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो MSIL कोड जनरेट होगा। ये डॉटनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प या VB डॉटनेट, जे शार्प, BTC, जे शार्प जावा के टक्कर में बनाया था जे शार्प, लेकिन जे शार्प ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, सी शार्प ही पॉपुलर हुआ। डज नॉट कंपाइल इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। इंस्टेड इट कंपाइल्स इनटू एन इंटरमीडिएट कोड कॉल्ड द माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। कहने का मतलब वही है कि जावा, सी शार्प डॉटनेट प्रोग्राम या VB डॉटनेट प्रोग्राम या जे शार्प या विजुअल C++ प्रोग्राम, ठीक है। अगर उसको कंपाइल करेंगे तो हमारा जो फाइल जो जो कोड जनरेट होगा वो है हमारा MSIL। As a programmer, one need not the MSIL code is then sent to the CLR। मैंने प्रीवियस क्लास में भी CLR बोला था कि JVM की तरह काम होगा। जैसे बाइट कोड को कन्वर्ट करता है JVM किसमें, मशीन कोड में, उसी तरह से MSIL कोड को CLR वेरीफाई करता है और उसको मशीन कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR सभी के लिए, पूरे डॉटनेट के लिए, चाहे वो VB डॉटनेट हो या C शार्प डॉटनेट हो या जे शार्प हो, that converts the code into machine language, machine code, जो मशीन कोड में MSIL कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर वो कंप्यूटर आपका समझता है। MSIL is similar to Java bytecode। ये जावा प्रोग्राम इज कंपाइल इनटू जावा बाइटकोड, ये सब आप ऑलरेडी समझ रहे हैं जो चीज मैंने बताया, ठीक है। अब है डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। तो इसको कहते हैं FCL, इसको कहा जाता है FCL फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। डॉटनेट का जितने भी क्लास लाइब्रेरी है, ठीक है, वो उसका नाम दे दिया गया FCL। FCL जितने भी क्लासेज हैं, जितने भी नेम स्पेस है, यहां पर होता है नेम स्पेस, और नेम स्पेस के अंदर ध्यान दो, जैसे जावा में पैकेज होता है क्लास को ऑर्गेनाइज करने के लिए,
उसी तरह से डॉटनेट में नेम स्पेस होता है और नेम स्पेस के अंदर क्लास होता है और इस क्लास के अंदर मेथड होता है। और जावा में इस नेम स्पेस के जगह पैकेज होता था, राइट। हम लोग जो क्लास यूज करते थे उस पैकेज को इंपोर्ट करते थे। यहाँ पर भी जो क्लास को डॉटनेट में यूज करोगे नेम स्पेस को इंपोर्ट करोगे और जिस मेथड को एक्सेस करना होगा उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो उप्स का कॉन्सेप्ट है जावा का, एग्जैक्ट वही यहाँ पर भी है, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ रेडीमेड रियूजेबल क्लासेस दैट वर्क विद द सीएलआर। पूरा लाइब्रेरी वो सीएलआर के सुपरविजन में ही काम करेगा। प्रोग्रामर्स यूजिंग एनी ऑफ द डॉटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन यूज दिस क्लासेस टू इंक्लूड इन देयर एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन में उस लाइब्रेरी को यूज करते हो, राइट। द सीएलआर अलाउज प्रोग्रामर टू राइट कोड इन डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज ऑफ देयर चॉइस एंड इंश्योर दैट द पार्ट्स कैन वर्क टुगेदर। मतलब आप डॉटनेट का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जानते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, कोई भी डिफरेंट आप लैंग्वेज यूज करेंगे डॉटनेट का, ठीक है, तो यही आपको एफसीएल आप अपने एप्लीकेशन में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या करोगे, यूज करोगे। चाहे डेटाबेस एक्सेस एंड मैनिपुलेशन हो, जब भी डॉटनेट को हम आपको एसक्यूएल सर्वर 4 तरह से डेटाबेस कनेक्टिविटी हम दिखाएंगे। आप अपने रफ्तार को पकड़ना होगा, जो आप जितना मतलब क्लास में रेगुलर रहकर, ठीक है, और जितना आप मुझे मतलब आप अगर मुझे आप सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि VB.NET में बहुत ज्यादा तक हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, आप क्लास रेगुलर नहीं कीजिएगा, अब वही आर्मस्ट्रांग, वही पैलिंड्रोम, वही तो वो तो बस अब लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो केवल सिंटेक्स पढ़ेंगे। अब लूपिंग स्टेटमेंट पे प्रोग्राम बनाना अब आपका काम है। अब आप वही प्रोग्राम C++ वाला ही प्रोग्राम अब यहाँ पर भी आप बनाते रहे कि सर नहीं लूप है तो कम से कम 4 प्रोग्राम बताइए सर व्हाइल लूप पे, 2 व्हाइल पे। बस केवल आपको ये जानना है कि यहाँ सिंटेक्स कैसे तुम इंप्लीमेंट करते हो। अब आप तुम सोचोगे कि हम VB.NET में आकर लॉजिक को सुधार कर ले। अगर आप एक प्रोग्राम पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम अगर जावा में नहीं लिख सकते हैं तो आप सी में भी नहीं लिख सकते। और जो बच्चा सी में लिख दिया वो प्रोग्राम, अगर वो जावा पढ़ा है या जो भी चीज पढ़ा है डायरेक्ट लिख दे, क्या लॉजिक कहीं भी चेंज नहीं होता है। अगर नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपका लॉजिक का प्रॉब्लम है। जब VB.NET को डेटाबेस से हम कनेक्ट करेंगे, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर हो, ठीक है, या MySQL हो या ओरेकल हो, ठीक है, 4-5 तरह से डेटाबेस को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो डेटाबेस एक्सेस एंड मैनिपुलेशन में हम नेम स्पेस को यूज करेंगे। आप विंडोज फॉर्म बनाओगे, वेब सर्विसेज तो आपको नहीं पढ़ना है, विंडोज फॉर्म ही केवल पढ़ना है। वेब फॉर्म आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए है, ASP.NET के लिए। जब अपना कोई पेज बनाओगे तो वहां पर आप यूज करेंगे, सिक्योरिटी से रिलेटेड आप नेम स्पेस को यूज करोगे, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन से रिलेटेड आप नेम स्पेस यूज करेंगे। यानी सिंपल सोचो, आप जावा में जैसे इनपुट लेते हो स्कैनर क्लास के थ्रू, तो स्कैनर क्लास जिस पैकेज में रहता है उस पैकेज को आप इंपोर्ट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो भी हम लोग इनपुट लेंगे, अगर हम जानते हैं कि कंसोल क्लास यहाँ पर सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है तो मुझे नेम स्पेस को इंपोर्ट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम जानते हैं कि ऑडियो BC कनेक्शन, ठीक है, SQL कनेक्शन, ठीक है, MySQL कनेक्शन, ओरेकल कनेक्शन, ये सब आपका डेटाबेस नेम स्पेस में होगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा डेटाबेस प्रोवाइडर है, अभी हम लोग उस पर नहीं आते। यानी जो भी वर्क परफॉर्म करना है उसके अनुसार आप इंक्लूड करोगे नेम स्पेस को। What is a kind of application in VB.NET? तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन उसको कहते हैं जो डॉस इन्वायरमेंट में रन करता है, क्लियर लिखा हुआ है। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, ग्राफिकल, अभी तक आप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन आपने ना सी में पढ़े हो, ना C++ में पढ़े हो, ना पाइथन में पढ़े हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। क्विकली वे में आप जो विजुअल स्टूडियो का जो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसमें तो सारा बनाया हुआ, ठीक है, GUI टूल्स है, ठीक है। जो भी कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट है, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, उसको आपको यूज कर लेना है, ठीक है। तो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन आप ऑलरेडी समझ रहे हैं, जो आप प्रोजेक्ट जिसपे आप प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। GUI बेस्ड एप्लीकेशन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब। वेब बेस्ड एप्लीकेशन,
वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो आपका वेब ब्राउजर के थ्रू आप उसको यूज करेंगे, वेब सर्वर का जरूरत होगा। ये बाय डिफॉल्ट IIS वेब सर्वर यूज करता है। जैसे PHP आपका क्या यूज करता है, टॉमकेट जैम्प वैम्प यूज करता है टॉमकेट जावा के लिए। वही लिखा हुआ है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। Those application that execute in DOS environment called console based application. Console based application is a program whose output is usually text based, no graphics. Console based में कोई graphics नहीं है। अब वही ये ऐसा जो पॉइंट है आप बिल्कुल समझ जाएंगे। कंसोल एप्लीकेशन यूजुअली डू नॉट कंटेन फॉर्म्स होगा ही नहीं, ग्राफिक्स होगा ही नहीं। अब कोई कहे कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में आप साइन अप पेज बनाइए, साइन अप फॉर्म बनाइए, लॉगिन फॉर्म बनाइए, तो वो चीज नहीं होगा, क्योंकि वो तो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में होगा। ठीक है। अब कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन केवल हम लोग लॉजिक के लिए सीखते हैं। ठीक है। यहाँ पर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हमारा यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, हम लोग ग्राफिकली हम लोग इंटरेक्ट नहीं होंगे, वही चीजें ये सब लिखा हुआ है। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, जो विंडो एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। इसमें सारा ग्राफिकल कंपोनेंट्स आपका यूज होगा और ये प्रोग्राम हमारा यूजर फ्रेंडली होगा। जो आपका सिलेबस है जावा में, आपने कोर जावा पढ़ा और आप जावा में प्रोजेक्ट बनाओगे फाइनल ईयर में, तो कैसे पॉसिबल है? अगर जावा में विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना होगा तो आपको स्विंग जानना होगा। ठीक है। पाइथन में बनाना होगा तो पाइथन का विंडो बेस्ड एप्लीकेशन आपको जानना होगा। और एक चीज PHP में पढ़े हो तो PHP में इस बार प्रोजेक्ट नहीं कराना है। व्हाट इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन? ध्यान दो इधर। वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उसको हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है। अब वेब बेस्ड एप्लीकेशन में तुम्हारा जो भी पढ़े हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाइए, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एजेक्स, ये सब आपको यूज करना होगा, ये क्योरी। अब ऐसा नहीं कि केवल हम बताए हैं, वो आपको अब करना होगा, पर मेहनत आपको करना है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब तुम एजेक्स तभी सीख सकते हो जब तुम्हारे पास जे क्वेरी का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि पूरा एजेक्स में जे क्वेरी का कॉन्सेप्ट है। जावास्क्रिप्ट का एडवांस है जे क्वेरी, जो जावास्क्रिप्ट में 10 लाइन कोडिंग में कोडिंग करना पड़ेगा, ठीक है, वो यहाँ हो सकता है कि 3-4 लाइन में जे क्वेरी में हो जाए। तो वो चीज आपको देखना चाहिए। यूट्यूब पे 1000 वीडियो अवेलेबल है, हर चीज पॉसिबल क्लास में पढ़ाना किसी भी टीचर को पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो पॉसिबल है, नहीं मेहनत कीजिए तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आप पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर देखो विजुअल बेसिक मोड, ध्यान दे इधर। जब आप काम करेंगे यहाँ पे तो आपको 3 मोड मिलेगा। जो आईडी है, जो विजुअल बेसिक का आईडी है, जो डॉटनेट का है, उसपे आप डिजाइन टाइम, रन टाइम और यहाँ पर ब्रेक टाइम, ठीक है। तो डिजाइन टाइम में सबसे पहले आपको जब आईडी स्टार्ट होगा तो वहां पे प्रोग्राम लिखना होगा, चाहे कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे या GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे, तो वहां पर एक डिजाइन टाइम आप अपने इंटरफेस को डिजाइन करोगे, चाहे वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन हो या कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हो। और रन टाइम मोड कहने का मतलब कि प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो रन टाइम मोड में होगा। रन टाइम मोड से बाहर निकलने के लिए वहां पर एक मेनू होगा, उस मेनू पे क्लिक करेंगे तो रन टाइम मोड से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है। अब ब्रेक टाइम में एरर को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ये कैसे होगा वो हम लोग इंटरफेस पे देखेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा होगा, अब हम ले चलते हैं इस पे। ठीक है। ये PDF शेयर होगा। अब आगे जो यहाँ तक ध्यान दो, 13 तक
हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ये पीडीएफ आज शेयर कर देंगे और उसके बाद फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने बोला था आपको कि डॉटनेट इंस्टॉल करने के लिए कितने स्टूडेंट हैं जो डॉटनेट इंस्टॉल किए हैं, हैंड रेज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट। तो जो 7 स्टूडेंट जो इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, और बाकी जो नहीं इंस्टॉल किए हैं, आपने कोशिश ही नहीं किया। तो नेक्स्ट क्लास में आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाना चाहिए। अब विजुअल स्टूडियो के लिए, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं चाहिए। मान लो कि आपको कंपनी टारगेट दे दी कि नहीं, आपको इस सॉफ्टवेयर पे काम करना है, तो इंस्टॉलेशन आप उसको खुद से कर सकते हो। आप जावा प्रोग्रामर्स हैं, अब कंपनी आपको वहां पर बोल दिया कि अब आपको आर प्रोग्रामिंग करना है, पाइथन प्रोग्रामिंग करना है, तभी हम आपको कंपनी में रखेंगे। आपको हम 2 मंथ का समय दे रहे हैं अपडेट करने के लिए, तो या कंपनी छोड़ना होगा या मेहनत करना होगा। तो 7 स्टूडेंट को मैंने नहीं बताया, 2 स्टूडेंट मैं प्रोग्राम बनाकर भेज रहा है, तो आप भी उसी तरह से बनिए। चलिए, हाँ बोलो। तो देखिए, ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग डॉटनेट में, एबी डॉटनेट में ध्यान दो, सबसे पहले एबी डॉटनेट में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको जो जरूरत होगा वो है आपका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप आपने देखा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वेरिएबल हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे उस चीज को देखना होगा। यानी स्टार्टिंग का यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट देखना होगा, टोकेन्स। टोकेन्स में अब मुझे ये नहीं बताने का जरूरत है कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है और डेटा टाइप क्या है। डेफिनेशन अब भूल जाइए, ठीक है, कि डेटा टाइप का क्या डेफिनेशन हो सर वो लिखा दे सी जैसा कि डेटा टाइप क्या होता है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, वो चीज आप भूल जाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी मालूम है कि 2 तरह का वेरिएबल होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे बताना है कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। इस बात को समझिए कि मतलब हम लोग स्टार्टिंग जो फेज है उसको बिल्कुल स्किप कर रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग बनाने के लिए यहाँ पर आपको देखना होगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, उस स्ट्रक्चर को हम समझा रहे हैं, ठीक है। हाँ वही फॉन्ट बढ़ा रहे हैं। ध्यान दो, कंसोल इन कंसोल मतलब कंसोल प्रोग्राम मस्ट बी रिटन विद इन मॉड्यूल। कंसोल प्रोग्राम अगर VB.NET का कंसोल प्रोग्रामिंग अगर आप करते हैं तो उसको हम लोग मॉड्यूल के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर? मॉड्यूल के अंदर। चाहे मॉड्यूल के अंदर फंक्शन हो या सब रूटीन हो या क्लास हो, वो हम लोग किसके अंदर लिखते हैं? मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल का नाम आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। मॉड्यूल, अपना मॉड्यूल भी हम लोग क्रिएट करेंगे आगे। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मॉड्यूल है, ध्यान दो, मॉड्यूल, और इसका नाम है यहाँ पे प्रोग्राम। और इस मॉड्यूल का क्लोजिंग है इंड मॉड्यूल। यहाँ पर सिंटेक्स बिल्कुल अलग होगा। इफ पूरे कंट्रोल स्ट्रक्चर का सिंटेक्स यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मॉड्यूल, यहाँ पे मॉड्यूल का नाम ये खुद से आ जाएगा। जैसे ही आप कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे ये आपका खुद से आ जाएगा। तुमको मालूम है कि कंसोल प्रोग्रामिंग अगर C++ आप जावा में आपने किया है तो वहां पर एक मेन फंक्शन होता है। सी में आप मेन फंक्शन लिखते हो मेन, C++ में आप लिखते हो वॉइड मेन, ठीक है, या इंट मेन जो भी है। जावा में लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है।
तो आपको VB.NET में ही आपको एक मेन फंक्शन होता है, ठीक है, उसका कोडिंग आपको मेन फंक्शन के अंदर करना होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि VB.NET में अगर ये C#.NET रहता तो बिल्कुल जावा की तरह होता, लेकिन ये VB.NET है। तो यहाँ पर फंक्शन जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर दो तरह का होता है यहाँ पे। एक यहाँ पे होता है सब रूटीन और एक होता है फंक्शन। तुम सी में पढ़े हो कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। और आपने फंक्शन का 4 आर्किटेक्चर पढ़ा है। फंक्शन का 4 आर्किटेक्चर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का 4 आर्किटेक्चर होता है। ये फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, वैसा फंक्शन बनाते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ना पैरामीटर सप्लाई करते हैं। दूसरा आर्किटेक्चर है फंक्शन विथ रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर, वैसा फंक्शन बनाते हैं जो वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन पैरामीटर सप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड आर्किटेक्चर कहता है ये फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर, वैसा फंक्शन बनाओगे जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा लेकिन पैरामीटर सप्लाई करोगे। और फोर्थ आर्किटेक्चर कहता है ये फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर, वैसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू भी रिटर्न करेगा और पैरामीटर भी सप्लाई करेंगे। यही 4 आर्किटेक्चर है। लेकिन VB.NET में इस प्रोसीजर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को कहा गया सब रूटीन और एक को कहा गया फंक्शन। फंक्शन एनी हाउ वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि सब रूटीन किसी भी सिचुएशन में वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। जब VB.NET में आप प्रोसीजर पढ़ोगे तो मैं वहां पर बताऊंगा अपना फंक्शन बनाने के लिए, तो वहां पे 2 पार्ट हो जाएगा। वैसा प्रोसीजर जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा उसको सब रूटीन बोलते हैं, और वैसा प्रोसीजर जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको फंक्शन बोलते हैं। और पैरामीटराइज तो दोनों होगा, सब रूटीन भी पैरामीटराइज होगा और फंक्शन भी पैरामीटराइज होगा। तो सब रूटीन बनाने के लिए VB.NET में सब कीवर्ड यूज करते हैं। सब रूटीन मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सब कीवर्ड एंड इट मस्ट बी एंडेड विथ इंड सब कीवर्ड। जैसे इफ का क्लोजिंग इंड इफ से होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस नहीं होता है। जैसे पाइथन में आप स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आप पाइथन में इंडेंट यूज करते हो, राइट। उसी तरह से यहाँ पर भी स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस नहीं होता है, यहाँ पर क्लोजिंग करना पड़ता है। देखो मैंने बोला कि सब रूटीन बनाने के लिए सब कीवर्ड यूज करोगे और इसको क्लोज करने के लिए क्या यूज करोगे, एंड सब यूज करोगे, ठीक है। जब फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे और क्लोज करने के लिए क्या यूज करोगे, एंड फंक्शन यूज करेंगे। ये चीज तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को मुझे एक्सप्लेन करना होगा। जैसे आप सी का स्ट्रक्चर पढ़े थे, C++ का प्रोग्राम स्ट्रक्चर पढ़े थे, राइट। तो ये है आपका सब रूटीन। तुम जानते हो कि जावा का मेन मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसीलिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में वॉइड लगा हुआ रहता है। C++ जावा में यही होता है ना, जो फंक्शन तुम बनाते हो और तुम चाहते हो कि वो वैल्यू रिटर्न ना करे तो उसके पहले वॉइड लगा हुआ रहता है। लेकिन VB.NET में तो अलग है, जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है उसका क्या नाम दिया गया, सब रूटीन नाम दिया गया, और जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका क्या नाम दिया गया, फंक्शन नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ ये सब रूटीन है। तो मेन जो प्रोसीजर है यहाँ पर, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है जावा की तरह, इसलिए क्या है, सब रूटीन। कोई कह सकता था कि क्या सर यहाँ पर मेन फंक्शन नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि VB.NET में एनीहाउ फंक्शन क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि सब रूटीन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, राइट। अब इसमें आ जाओ पैरामीटर के रूप में। याद करो जावा में पैरामीटर के रूप में आप पब्लिक स्टैटिक जावा से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि जावा अभी आप जस्ट प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े हैं या पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ठीक है, हाँ इसके पिछले में पढ़े होंगे, ठीक है। तो आर्ट्स एज स्ट्रिंग, याद करो जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हम लोग लिखते थे स्ट्रिंग आर्ट्स, लिखते थे ना, और उसका यूज भी तुम जानते हो कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में यूज करते हैं। 3 तरह का इनपुट ऑपरेशन होता है, एक कंपाइल टाइम इनपुट, एक रन टाइम इनपुट और एक कमांड लाइन इनपुट। तो स्ट्रिंग आर्ट्स जो जावा में लिखते थे वो कमांड लाइन के लिए यूज करते थे, वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पे आर्ट्स एज स्ट्रिंग। अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल है, ठीक है, वहां पर एरे ऑब्जेक्ट आप यूज करते थे। ध्यान दो, 1 मिनट सभी लोग ध्यान दीजिए। आप लिखते थे PSVM
स्ट्रिंग आर्ट्स लिखते थे, ध्यान दो, स्ट्रिंग आर्ट्स। ये एरे ऑब्जेक्ट इसलिए रहता है कि आप कमांड लाइन के द्वारा एक वैल्यू भी सप्लाई कर सकते हो या मोर वैल्यू भी सप्लाई कर सकते हो, और कमांड लाइन के द्वारा जो भी इनपुट लेते हो एज ए स्ट्रिंग होता है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास यूज किया जाता था, राइट। ठीक है, और ये एरे टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। कमांड लाइन वैल्यूज मस्ट बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग टाइप। उसी तरह से यहाँ पे अगर कोई पूछे कि VB.NET में एरे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो ये रूल है, आर्ट्स एज स्ट्रिंग है ना, पैरेंथेसिस साइन। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं होता है VB.NET में, जब एरे वेरिएबल हम डिक्लेयर करने के लिए आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एरे ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का एरे ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग क्या है? यहाँ पे क्लास है ना, स्ट्रिंग यहाँ पर क्या है? क्लास है। इसका यूज हम लोग करेंगे कमांड लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन याद कीजिए, जावा में प्रिंट कराने के लिए आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिखते थे। सिस्टम आपका क्लास था जो जावा डॉट लैंग पैकेज में होता है, उसी तरह से कंसोल भी क्लास है। कंसोल भी क्या है? क्लास है। ये भी पैकेज के अंदर अवेलेबल होगा, तो डॉटनेट में पैकेज नहीं कहकर उसका नाम क्या है? नेम स्पेस है। ये आपका कंसोल जो है वो किस क्लास के अंदर है? किस पैकेज के अंदर, किस नेम स्पेस के अंदर है? सिस्टम। कंसोल किसके अंदर है? सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। सिस्टम नेम स्पेस के अंदर आपका कंसोल है, और इसी कंसोल क्लास का मेथड क्या है? राइट लाइन। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, VB.NET केस इनसेंसिटिव है। तुम अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका इंटेलिजेंस है कि ऑटोमेटिकली वो अपने फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन वही जब C#.NET तुम पढ़ोगे तो केस सेंसिटिव है। वो क्या है? केस सेंसिटिव, जैसे C++ जावा है। लेकिन VB.NET हमारा क्या है? केस इनसेंसिटिव है। आप अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही आप C#.NET में प्रोग्रामिंग करोगे तो केस सेंसिटिव है। यहाँ पर देख रहे हो कि राइट लाइन, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुमको W कैपिटल लिखोगे, L कैपिटल लिखोगे। वैसे याद होगा, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता रहा हूं। जावा में तुम देखते हो कि जितने भी मेथड्स हैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल होता है, और सब्सिक्वेंट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है? कैपिटल होता है। जैसे पार्स इंट, तो पार्स इंट में लग रहा है ना कि दो वर्ड है, पार्स और इंट, तो इंट का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा क्या होगा? कैपिटल होगा। और पार्स तो फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट वर्ड है, तो वह स्मॉल रहेगा। जो भी मेथड आप देख लो, ठीक है। वैल्यू ऑफ, वो केवल कैपिटल। कैरेट, ये केवल कैपिटल। ठीक है, और क्लास में सभी सब्सिक्वेंट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। जैसे डेटा इनपुट स्ट्रीम, डी भी कैपिटल, आई भी कैपिटल, एस भी कैपिटल। बफर रीडर, बी भी कैपिटल और आर भी कैपिटल। अगर एक सिंगल क्लास है, स्कैनर क्लास, ठीक है, या कोई भी इंटरफेस है, रनेबल इंटरफेस, तो आर कैपिटल, और अभी मैंने स्कैनर का एग्जांपल दिया तो एस। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जितने भी क्लास हैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, और सब्सिक्वेंट वर्ड का भी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। मेथड में भी वही होता है। मेथड में फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल नहीं होता है, ये भी। लेकिन अगर हम लिखना चाहें आप W स्मॉल, तो आप स्मॉल में राइट लाइन पूरे स्मॉल में लिख दो, ऑटोमेटिकली इसका इंटेलिजेंस है, ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा? अपने फॉर्मेट में कर देगा, W कैपिटल, L कैपिटल, राइट। तो कंसोल डॉट राइट लाइन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? मैसेज को प्रिंट कराते हैं, जैसे आपका सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन वर्क करता है। और यहाँ पर मैसेज हेलो वर्ल्ड, जैसे ही इसको प्रिंट कराओगे आपका एक मैसेज प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आज एनी हाउ किसी भी तरह से .NET को, विजुअल स्टूडियो 19 को इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ बोलो। बिल्कुल लिख सकते हैं।
कोई जरूरी है कि आर्क सी लिखे? कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिए, अगर इस प्रोग्राम को, प्रोजेक्टर पे ध्यान दो, बात नहीं करो, प्रोजेक्टर पे ध्यान दो। अगर इस प्रोग्राम को रन कराना है तो देखिए यहाँ पर इसको आईडी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे माई कंसोल, यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको यहाँ पे रन करा सकते हैं। ये सिंबल आप देख रहे हैं रन कराने के लिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया, वेट करो, अब इसको लगता है कि एक बार फॉर्मेट करना चाहिए ना। एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो। कंसोल प्रोग्रामिंग में आपको क्या करना होगा, याद करो, आप टर्बो C3, अगर टर्बो C आप यूज किए होंगे तो जैसे ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हो तो आउटपुट स्क्रीन होल्ड नहीं करता है। आप आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए क्या यूज करते हो, गेट सी। और वही अगर बात नहीं करो जी, अगर वही कोड ब्लॉक या डेव C++ यूज करोगे तो उसमें गेट सी यूज करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं आउटपुट स्क्रीन वहां पे स्टे करता है, होल्ड करता है। लेकिन यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन में क्या होगा, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आउटपुट स्क्रीन वहां पे होल्ड नहीं करेगा। तो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यहाँ पर लास्ट में कंसोल डॉट रीड की यूज करना होगा। कंसोल डॉट रीड की वेट करता है। गेट सी क्यों आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है, तुम बताओ। गेट सी आउटपुट स्क्रीन को क्यों होल्ड करता है C++ में? अगर आप किसी को बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे लास्ट में गेट सी लगाए हैं आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, तो क्या गेट सी का पर्पस है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए? क्या ऐसा खासियत है गेट सी में कि वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है? नाम से पता चल रहा है गेट सी क्या क्या वैल्यू। गर्ल्स में और कोई, गर्ल्स में और कोई बता सकते हो? नहीं, तुम बताओ जी। एक ही कोई इनपुट के लिए वेट करता है लेकिन उसको दिखाता नहीं। देखो ये प्रश्न ये यहाँ पर एक लगाया है कि वहां पे ये मतलब यहाँ पर दो आंसर ये बताया कि सर वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है क्योंकि वो एक कैरेक्टर इनपुट लेता है, और जो कैरेक्टर हम लोग इनपुट लेते हैं, जो कैरेक्टर हम लोग इनपुट लेते हैं वो वहां पे विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो गेट सी का खासियत है, गेट सी का खासियत है, गेट सी का फुल फॉर्म होता है गेट कैरेक्टर। एक कैरेक्टर वो इनपुट लेता है और जो कैरेक्टर इनपुट लेगा वो विजिबल नहीं होगा। और वही गेट सी अगर यूज कर दोगे तो ई का मतलब क्या, गेट सी में ई का मतलब क्या, तो विजुअल करवाता है। ई का मतलब हाँ विजिबल करता है, ई का मतलब इको, और इको का मतलब क्या होता है, प्रिंट कराना। गेट आप पढ़े होंगे ना, गेट सी होता है, गेट सी होता है गेट कैर। हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेट सी और गेट कैर में क्या डिफरेंस है। तो गेट सी के द्वारा जो कैरेक्टर इनपुट लेते हैं उसको, जो इनपुट लेंगे वो इनपुट समय वो विजिबल नहीं होगा, राइट। और गेट सी के द्वारा जो इनपुट लोगे, इनपुट प्रेस करते समय वो विजिबल होगा। और गेट कैर में क्या होगा, कैरेक्टर के लिए तो होल्ड गेट सी भी करेगा, गेट सी भी करेगा और गेट कैर भी करेगा, और तीनों के थ्रू एक ही कैरेक्टर इनपुट होता है। क्या डिफरेंस है गेट कैर में, गेट सी या गेट सी और गेट कैर में?
गेट सीएच के द्वारा, अभी तुम याद करो जब स्कैनएफ के द्वारा जब इनपुट लेते हो कोई कैरेक्टर या इंटीजर वैल्यू, 2 नंबर इनपुट लेना है, 10 इनपुट लिए फर्स्ट नंबर, तो बिना इंटरप्रेस किए हुए सेकेंड नंबर इनपुट होता है क्या? नहीं, यानी वहां पे की को हिट करना पड़ता है तभी आगे का ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है। लेकिन गेट सीएच और गेट सीएच के द्वारा जो भी कैरेक्टर इनपुट लोगे उसमें इंटर की प्रेस करने का जरूरत नहीं है, आगे ऑपरेशन ऑटोमेटिकली आगे ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, इंटर की के लिए वो वेट नहीं करेगा, इंटर की पास आपसे वो डिमांड नहीं करेगा। लेकिन गेट करके द्वारा जो कैरेक्टर इनपुट लोगे या स्कैनएफ के द्वारा जो कैरेक्टर इनपुट लोगे, इनपुट तो ले लिए यस, लेकिन जब तक इंटर की प्रेस नहीं करोगे आगे का वर्क परफॉर्म नहीं होगा। ये सब डिफरेंस है और ये चीज आपको जानना होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड की यूज करते हैं। यहाँ पे मैं इनपुट लेने के लिए मैं बताऊंगा कंसोल डॉट रीड की भी होता है, कंसोल डॉट रीड की के द्वारा एक कैरेक्टर इनपुट होता है VB.NET के, और कंसोल डॉट रीड लाइन लिखेंगे तो उसके द्वारा हम लोग स्ट्रिंग इनपुट लेंगे रन टाइम इनपुट लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे 19 है, यहाँ पर क्या है 19 में ये फैसिलिटी है, ये बाय डिफॉल्ट आउटपुट स्क्रीन को होल्ड किया। देखो यहाँ पर मेरा लैपटॉप स्लो है, 2 मिनट हो गया एग्जीक्यूशन मोड में डाले हुए, 2 मिनट के बाद आउटपुट आया क्या, हेलो वर्ल्ड, मैसेज प्रिंट कर गया। और बाहर निकलने के लिए आप कह रहा है कि कोई की प्रेस कीजिए आप, तो यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की यूज करने का जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि वो लोअर वर्जन वाला है विंडो और क्या है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 10, उसमें आपको में भी यूज करना होगा। कितना टाइम हो रहा है? नहीं, यहाँ पे चेक करना यही चीज तो नहीं पूछ लो। .NET इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, और पढ़ने का वही मोड होगा, नहीं तो नोट्स में तो सब कुछ लिखा हुआ है, व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो वो सब कुछ है। लेकिन पता चलेगा कि आपका वही चीज पढ़ते पढ़ते समय बीत गया। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही, यानी नेक्स्ट क्लास से प्रोग्रामिंग आपका स्टार्ट। मैं सबसे पहले बताऊंगा यहाँ पर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पे ऑपरेटर्स भी आपको देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर्स बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, जो पाइथन में ऑपरेटर्स पढ़े हैं उससे ऑपरेटर मैच करेगा, C++ से मैच करेगा। क्या होगा ऑनलाइन कितना आदमी जुड़े। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब अटेंडेंस, बात नहीं करो।